दोस्तों, क्या हो अगर हमारी धरती पर अचानक एक ऐसा भयानक बर्फीला तूफान आ जाए और जो भी उसके रास्ते में आए पल भर में बर्फ की मूर्ति बन जाए। चाहे वो ऊंची इमारतें हों या आसमान में उड़ता प्लेन या फिर महासागर ही क्यों ना हो, सब एक ही पल में जम जाएं। आसमान काले बादलों से घिरा हो, चारों तरफ बस बर्फीली हवाओं की चीख सुनाई दे और इंसान चाहकर भी इस कहर से बच ना पाए। आज की कहानी में हम देखेंगे कैसे एक शहर और उसके लोग इस कयामत का सामना करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अंटार्कटिका के बर्फीले और सुनसान इलाके से, जहां 3 वैज्ञानिक बर्फ के सैंपल इकट्ठा करने आए हैं। जैक, उसके 2 साथी जेसन और फ्रैंक। तभी अचानक जमीन कांपने लगती है, बर्फ की एक मोटी परत टूटती है और देखते ही देखते वहां एक विशाल खाई बन जाती है। जेसन का पैर फिसलता है और वो गिरने ही वाला होता है, लेकिन जैक और फ्रैंक उसे समय रहते खींचकर बचा लेते हैं। सब हैरान रह जाते हैं जब देखते हैं कि अंटार्कटिका की सतह अलग अलग हिस्सों में बंटने लगी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पर यूएन की कॉन्फ्रेंस चल रही है। जैक मंच पर खड़े होकर चेतावनी देता है, धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और अगर अब कुछ नहीं किया तो अगले 100-200 सालों में बड़े बड़े ग्लेशियर और हिमालय जैसे पहाड़ पिघलकर समंदर में मिल जाएंगे। इससे मौसम का संतुलन बिगड़ जाएगा। भीषण तूफान, सुनामी और तबाही आएगी जो धरती को खत्म कर देगी। लेकिन यूएस के वाइस प्रेसिडेंट उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहते हैं कि उन्हें इकोनॉमी पर ध्यान देना चाहिए। बाहर निकलते ही जैक की मुलाकात मशहूर ओशिनोग्राफर प्रोफेसर टेरी रैप्सन से होती है। टेरी उसकी रिसर्च की तारीफ करता है और उसकी बातों से पूरी तरह सहमत होता है। दृश्य बदलता है, टोक्यो में तेज बारिश हो रही है। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं कि अचानक आसमान से बर्फ के विशाल गोले गिरने लगते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि उनके टकराने से लोग मौके पर ही मारे जाने लगते हैं। इधर जैक अपने बेटे सैम को न्यूयॉर्क में होने वाले क्विज कंपटीशन के लिए एयरपोर्ट छोड़ने आता है। उसी समय स्पेस स्टेशन में मौजूद कुछ एस्ट्रोनॉट्स देखते हैं कि धरती पर एक अजीब सा तूफान तेजी से फैल रहा है। प्लेन में सैम अपनी दोस्त लॉरा और ब्रायन के साथ बैठा है। फ्लाइट एक तूफान में फंस जाती है। जहाज बुरी तरह हिलता है, लेकिन किसी तरह सभी सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। इस बीच स्कॉटलैंड के वेदर रिसर्च सेंटर में टेरी को समंदर के कई हिस्सों में तापमान तेजी से गिरने के संकेत मिलते हैं। उसे समझ आ जाता है कि जैक की थ्योरी बिल्कुल सही थी। न्यूयॉर्क पहुंचकर सैम और उसके दोस्त देखते हैं कि बड़ी संख्या में पक्षी शहर छोड़कर जा रहे हैं। जू के कुछ जानवर भी बेचैन नजर आते हैं, मानो उन्हें आने वाले खतरे का अंदाजा हो। क्विज शुरू होता है जिसमें कई स्कूलों के छात्र हिस्सा ले रहे हैं। इन्हीं में से एक लड़का जेडी लॉरा से फ्लर्ट करता है। ये देखकर सैम को जलन होती है क्योंकि वो लॉरा को पसंद करता है और असल में क्विज में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो सिर्फ उसके साथ समय बिताने आया था। रात में टेरी जैक को कॉल करके बताता है कि अटलांटिक ओशन का तापमान रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से गिर रहा है और आने वाली तबाही अब बहुत करीब है। ये सुनकर जैक चौंक जाता है क्योंकि उसे लगा था कि ऐसा तो सैकड़ों साल बाद होगा। इसी बीच लॉस एंजलिस में आसमान से फिर बड़े बड़े बर्फ के गोले गिरने लगते हैं और साथ ही कई विशाल टॉर्नेडो बनते हैं। ये टॉर्नेडो पूरे शहर को तबाह कर देते हैं। इमारतें ढह जाती हैं और लोग जान गंवाने लगते हैं। न्यूज चैनल्स इस खौफनाक मंजर को लाइव कवर कर रहे होते हैं। एक कॉन्फ्रेंस में टॉम, जो वाइस प्रेसिडेंट का असिस्टेंट है, कई वैज्ञानिकों और मौसम विशेषज्ञों से रिपोर्ट लेता है। पता चलता है कि कनाडा के पास भी हालात बिगड़ रहे हैं। साइबेरिया में एयर प्रेशर बढ़ चुका है और ऑस्ट्रेलिया में तूफानों का सिलसिला जारी है। जैक सबको बताता है कि समुद्र की धाराएं बदल चुकी हैं, जिससे पूरा इकोसिस्टम असंतुलित हो गया है और यही वजह है कि मौसम में इतनी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। वो कहता है कि अब तुरंत गवर्नमेंट को अलर्ट करना होगा, लेकिन टॉम उससे पहले ठोस सबूत लाने के लिए कहता है ताकि वे प्रेसिडेंट को यकीन दिला सकें। जेनेट टकोड़ा, जो नासा की मेंबर है, उसकी मदद करने का फैसला करती है। दूसरी तरफ हम जैक की पत्नी लूसी को देखते हैं। वो एक डॉक्टर है और अपने छोटे मरीज पीटर की देखभाल कर रही है, जो ट्यूमर से पीड़ित है। लूसी उसे अपने बच्चे की तरह संभालती है। जैक अपनी रिपोर्ट्स लेकर वाइस प्रेसिडेंट से मिलता है और बताता है कि मौसम बेहद तेजी से बदल रहा है और कुछ ही दिनों में ये और भी खतरनाक रूप ले लेगा। वो सुझाव देता है कि शहरों को तुरंत खाली कराने का आदेश देना चाहिए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। जैक बार बार कहता है कि उत्तरी राज्यों पर सबसे बड़ा खतरा है, मगर उसकी बातों पर भरोसा करने वाला कोई नहीं। उधर न्यूयॉर्क में सैम और उसके दोस्त जेडी के घर शरण ले चुके हैं क्योंकि सभी स्टूडेंट स्कूल में फंस गए हैं। इसी बीच ब्रिटिश रॉयल फैमिली को बचाने के लिए 3 चॉपर भयंकर तूफान के बीच उड़ान भरते हैं, लेकिन अचानक उनका फ्यूल जम जाता है। चॉपर हवा में ही बर्फ बनकर जमीन पर गिरते हैं और अंदर मौजूद सारे सोल्जर्स ठंड से जमकर मूर्तियों में बदल जाते हैं। टेरी ये खबर जैक को देते हुए बताता है कि तापमान 150 डिग्री तक गिर चुका है। जैक स्कॉटलैंड का डेटा देखता है और समझ जाता है कि ये कोई साधारण तूफान नहीं, बल्कि तेजी से फैलता हुआ हरिकेन है। इधर न्यूयॉर्क में लगातार हो रही बारिश से पानी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ने लगा है। जेडी अपने छोटे भाई को बचाने की बात करता है, जो बोर्डिंग स्कूल में है।
सभी लोग पानी से भरी सड़कों से होकर निकल पड़ते हैं। इसी बीच लोग पब्लिक लाइब्रेरी में रुकने का फैसला करते हैं। सैम, लॉरा, जेडी और ब्रायन भी उसी दिशा में बढ़ते हैं, लेकिन तभी लॉरा देखती है कि एक टैक्सी में एक छोटी बच्ची फंसी है। उसे बचाने के लिए वो वापस जाती है। बहुत कम लोगों को पता है कि समुद्र का पानी सुनामी बनकर उनकी तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही पलों में ये पानी शहर के बीचों बीच घुसकर सबको बहा ले जाता है। लॉरा भी इसकी चपेट में आने वाली होती है, लेकिन सैम समय रहते उसे पकड़कर लाइब्रेरी के अंदर ले आता है। जैक टेरी को एक डेटा दिखाते हुए कहता है कि ये हरिकेन अगले 24 घंटों में पूरी धरती को बर्फ के गोले में बदल देंगे। वो टेरी को स्कॉटलैंड छोड़ने की सलाह देता है, लेकिन टेरी जानता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इधर पब्लिक लाइब्रेरी में कई लोग सुरक्षित हैं। लॉरा सैम को उसे बचाने के लिए धन्यवाद कहती है। इसके बाद सैम फोन ढूंढने निकलता है। दूसरी तरफ जैक अपनी पत्नी लूसी से मिलता है। वे अपने बेटे से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। तभी अचानक सैम का कॉल आता है। वो उन्हें बताता है कि वो और उसके दोस्त पब्लिक लाइब्रेरी में सुरक्षित हैं। सैम पानी में डूबने ही वाला था, तभी जैक उसे बताता है कि एक भयानक तूफान तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है, इतना खतरनाक कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तुरंत जमा देगा। वो सैम को चेतावनी देता है कि किसी भी हालत में बाहर ना निकले और खुद को गर्म रखे। जैक वादा करता है कि वो जरूर आकर उसे ले जाएगा। सैम पिता की बात सुनते हुए पानी में पूरी तरह डूब जाता है, लेकिन अचानक बाहर निकलकर ठंड से कांपने लगता है। लॉरा तुरंत उसे गर्म कपड़े देती है और कसकर गले लगाती है ताकि उसके शरीर में गर्मी आ सके। बाहर अब बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। तभी एक डरावना नजारा सामने आता है। एक विशाल जहाज लाइब्रेरी की इमारत के ठीक सामने से होकर गुजरता है। सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। हालात और बिगड़ने पर जैक को प्रेसिडेंट के बुलावे पर व्हाइट हाउस लाया जाता है। वो बताता है कि ये तूफान पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ढककर सब कुछ जमा देगा। ये 8 से 10 दिन तक चलेगा। उसके बाद धीरे धीरे धरती खुद को संतुलित करेगी। जब उससे पूछा जाता है कि क्या किया जाए, तो वो कहता है कि जितना संभव हो सके लोगों को साउथ की ओर भेजा जाए। वाइस प्रेसिडेंट अपनी जिद पर अड़ा रहता है, लेकिन प्रेसिडेंट जैक की बात मान लेते हैं। जैक मैप पर एक लाइन खींचकर कहता है कि इस लाइन से नीचे के सभी इलाकों को खाली कराया जाए और नॉर्थ में मौजूद लोगों के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। वाइस प्रेसिडेंट विरोध करता है कि एक पागल वैज्ञानिक की बात पर आधा देश खाली नहीं कराया जा सकता, लेकिन अंततः प्रेसिडेंट सर्दर्न स्टेट्स की इवैक्यूएशन का आदेश दे देते हैं। इधर पब्लिक लाइब्रेरी में जब लोग देखते हैं कि बाहर पानी बर्फ बन चुका है और चलना नामुमकिन है, तो वे शहर छोड़ने का फैसला करते हैं। सैम अपने दोस्तों और बाकी लोगों को समझाता है कि तूफान अभी खत्म नहीं हुआ है और बाहर निकलना मौत को बुलाने जैसा है। सिर्फ कुछ लोग उसकी बात मानते हैं, बाकी सब निकल पड़ते हैं। जैक अपने बेटे को बचाने के लिए न्यूयॉर्क की ओर निकलने का निर्णय लेता है। उसके साथ जेसन और फ्रैंक भी जाने का फैसला करते हैं। इस बीच यूएस के लोग बॉर्डर क्रॉस कर मैक्सिको की ओर बढ़ने लगे हैं, क्योंकि तूफान जल्द ही यूएस को हिट करने वाला है। लूसी का अस्पताल भी खाली हो चुका है। उसकी सहकर्मी कहती है कि पीटर के लिए एम्बुलेंस बुला दी है, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। वो लूसी से साथ चलने को कहती है, मगर लूसी पीटर को अकेला छोड़ने से इनकार कर देती है। लाइब्रेरी में सैम और उसके दोस्तों ने एक चिमनी में आग जलाई और कमरे को गर्म रखने के लिए किताबें जलानी शुरू कर दी। ब्रायन कहता है कि पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बर्फ में दब चुका है और उसे नहीं लगता कि सैम का पिता यहां पहुंच पाएगा, लेकिन सैम को पूरा यकीन है कि उसके पिता जरूर आएंगे। बाहर निकलने वाले लोग अब धीरे धीरे मरने लगे थे। जैक की कार बर्फ में फिसलते हुए एक बस से टकराती है और वे पैदल सफर जारी रखने का फैसला करते हैं। चलते चलते जेसन अचानक बर्फ से नीचे गिर जाता है। दरअसल वे एक मॉल की छत पर चल रहे थे, जिसका कांच टूटने से वो नीचे लटक गया। तीनों रस्सी से बंधे थे, लेकिन जेसन के वजन से बाकी कांच भी टूटने लगता है, जिससे जैक और फ्रैंक भी गिर सकते थे। सबको बचाने के लिए जेसन रस्सी काट देता है और अपनी जान कुर्बान कर देता है। जैक और फ्रैंक गहरे सदमे में आ जाते हैं। उधर लूसी को बाहर से आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखती है कि पीटर को लेने एम्बुलेंस और मेडिकल टीम आ चुकी है। ये देखकर उसे राहत मिलती है। वहीं सैम नोटिस करता है कि लॉरा को तेज बुखार है। वो आखिरकार अपने दिल की बात कह देता है और दोनों के बीच एक खूबसूरत किस होता है। मैक्सिको के रिफ्यूजी कैंप में प्रेसिडेंट को छोड़कर सभी लोग पहुंच चुके थे। तभी खबर मिलती है कि प्रेसिडेंट, जो मैक्सिको की ओर आ रहा था, स्टॉर्म में मारा गया। अगले दिन लॉरा की तबीयत और बिगड़ने लगी। सैम को पता चलता है कि बच्चे को बचाते वक्त उसके सिर पर चोट लगी थी, जिससे इन्फेक्शन हो गया और बुखार उसी वजह से है। इलाज के लिए दवाइयां नहीं थी, लेकिन सैम को यकीन था कि बाहर खड़े शिप में जरूर होंगी। इधर सैटेलाइट से एस्ट्रोनॉट्स धरती का भयावह नजारा देख रहे थे। जेनेट टॉम को तस्वीरें दिखाकर बताती है कि तूफान एशिया और यूरोप को ढक चुका है और 1 घंटे में न्यूयॉर्क को हिट करेगा। बर्फ में चलते हुए फ्रैंक अचानक बेहोश हो जाता है। उधर सैम, जेडी और ब्रायन दवाइयां लाने शिप की ओर निकलते हैं।
बर्फ में दबे शिप में घुसते ही चूसे भागे भेड़िए भी उनका पीछा कर अंदर आ जाते हैं। दवाइयां मिल जाती हैं लेकिन भेड़िए घेर लेते हैं। सैम चालाकी से खिड़की से बाहर निकलकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है और बाकी दोनों बाहर आ जाते हैं। वहीं जैक बेहोश फ्रैंक को खींचते हुए देखता है कि बर्फीला तूफान सीधा उनकी ओर आ रहा है। वो फ्रैंक को पास की छत से एक कमरे में फेंक कर खुद अंदर कूदता है, दरवाजा बंद कर आग जला देता है। उधर सैम और उसके दोस्त भी लाइब्रेरी की ओर दौड़ते हैं। दरवाजा बंद करके ढेर सारी किताबें जलाकर कमरे में गर्मी बनाए रखते हैं। सुबह फ्रैंक जागता है और जैक के साथ फिर से लाइब्रेरी की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वे देखते हैं कि कई लोग बर्फ में जमकर मर चुके हैं। रात को टेंट लगाकर रुकते समय फ्रैंक जैक से कहता है कि उसे नहीं लगता सैम अब तक जिंदा है। इधर सैटेलाइट से दिखता है कि तूफान अब साफ होने लगा है। अगली सुबह शहर मोटी बर्फ की चादर में दबा मिलता है। शिप भी वहीं जमी होती है। डिवाइस की मदद से जैक और फ्रैंक लाइब्रेरी तक पहुंचते हैं, जहां सैम और बाकी लोग गर्म कमरे में सुरक्षित होते हैं। जैक अपने बेटे को गले लगाता है। टॉम नए प्रेसिडेंट रिमंड को जैक के सिग्नल्स दिखाता है और रेस्क्यू टीम भेजी जाती है। मौसम सुधरने लगता है। प्रेसिडेंट स्पीच में मानता है कि उसने वार्निंग को गंभीरता से नहीं लिया और ये भी कि जिन देशों को वो छोटा समझते थे वही उनकी मदद को आए। टॉम चॉपर लेकर जैक और बाकी लोगों तक पहुंचता है। सभी उसमें बैठ जाते हैं और देखते हैं कि कई लोग अब भी बिल्डिंग की छतों पर जिंदा खड़े हैं, जिन्हें लेने बाकी हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। सैटेलाइट से धरती पहले से भी ज्यादा साफ दिख रही थी और यहीं पर कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।